everyone, welcome back to my channel. My name is Prashabdi and I teach UGC NET के बहुत सारे different units with the different ways, with the easy ways and with the tricks and tips also. Okay, so today we are going to learn about the unit that is labor welfare. बहुत ही easy unit है, मतलब 10 मार्क्स आराम से आपको मिल सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से इसे समझने की कोशिश करी तो। ठीक है, अगर मैं इसे बहुत इजी तरीके से समझाने की भी कोशिश करूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। किसी भी एग्जाम में जाओ, किसी भी एग्जाम में जाओ, आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स को दे रहे हो, अगर उसमें लेबर वेलफेयर आता है तो आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू कि लेबर वेलफेयर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी भी दे रहे हो या तो फिर आप एनपीसीआईएल भी दे रहे हो, जिसके लिए अभी निकला था अभी रिक्रूटमेंट निकली थी, इसलिए मुझे याद आया। अगर आप भी अभी किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो अभी आने वाले हैं उसके लिए भी तैयारी करें, तो अगर उसमें लेबर वेलफेयर है सो प्लीज प्लीज लेबर वेलफेयर बहुत ही मतलब 2 मार्क्स आराम से आपके कंफर्म रहेंगे। ठीक है, सो इसीलिए प्लीज बने रहना और समझते रहना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। दैट इज ऑन मी, मेरे को उतना ट्रस्ट है कि मैं बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद इट कि लेबर वेलफेयर होता क्या है, यूनिट में क्या है और हमें क्या क्या कवर करना जरूरी है और क्या नहीं है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी आराम से, तो आप बने रहना। ठीक है, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, यूनिट ना अपने में मैं बोल रही हूँ कि इजी है, ठीक है, लेकिन ना जब हम इसको समझाने जाते हैं तब ये लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर मैं एकदम लॉन्ग और वीडियो बनाऊंगी तो वो फिर ना ऐसे दिमाग टायर्ड हो जाता है, बहुत जल्दी समझना पसंद नहीं करता। तो अगर मैं थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ, जैसे ये इतना मैं आज लेकर आई हूँ। ठीक है, आज हम इतनी बात करेंगे। ठीक है, अगर हम इतनी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कम लेकर आई हूँ बातें, जो भी है क्वेश्चंस के साथ लेकर आई हूँ। और क्वेश्चंस को बनाने के तरीके आपको बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा यूनिट है करके ये। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी तो हम आराम से थर्ड वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थर्ड वीडियो में, सेकेंड वीडियो में मैं थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स लेकर आऊंगी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ये वाला वीडियो भी देख लो, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा म्यूरल और एक्टिविटीज जो है इसमें इसमें जो नाम कुछ है टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स तो कतई कतई छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी ये वाला वीडियो बिल्कुल छोड़ना नहीं, पार्ट 2 मत छोड़ना। ठीक है, सो पार्ट 1 में अब हम लेबर वेलफेयर एंड द मीनिंग ऑफ द लेबर वेलफेयर ज्यादा समझाते हुए मैं ये समझाऊंगी कि प्लीज आप वॉइस को समझने की कोशिश करो कि आप किसके तरीके से बात कर रहे हो। अगर जैसे अभी डेफिनेशन जो है लेबर वेलफेयर की, वो अपने में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट है। अभी मैं दूसरे स्लाइड्स में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए, क्वेश्चंस मतलब रियली अ बिग क्वेश्चंस, अ बिग आंसर्स, अगर हमें लिखने हो तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इतने ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स हमें आते ही नहीं है। इसीलिए जब आपको इंटरव्यू में कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर वेलफेयर, सो यू शुड डेफिनेटली नो कि आपको कहीं और से कोई वर्ड्स जोड़ के बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे लेबर वेलफेयर के, या कोई भी डेफिनेशन आपको जो बनानी होती है। तो मीन्स अ वॉलंटियर एफर्ट्स मेड बाय the employer to provide a better conditions of employment in their own industry। ठीक है, अभी तो ये किसके वॉइस में आ गई, हमें मिल गई, ये एम्प्लॉयर के वॉइस में मिली हमको। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू सिक्योर एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द वर्कर। ओके, विच इफेक्ट्स द वर्कर साइकोलॉजी एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर हम उनको 1 मिनट में पेन ले लेते हैं। हाँ, अगर हम उनको अच्छे तरीके से वेलफेयर देंगे तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन अगर हम जैसे समझ लो, जैसे प्राइवेट में तो कैसा होता है, जैसे ऑफिस है, अगर ऑफिस वाले हैं तो वो कैसे कार दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, या तो फिर बस दे देते हैं। तो हम ये फैसिलिटीज को क्या कहते हैं, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको मिल गई, अरे हमें नहीं, मैं तो कार में जाता हूँ करके, मेरी तो कंपनी से कार आती है मुझे लेने के लिए करके, है ना, नहीं मैं तो बस में जाता हूँ यार ऐसे। तो आप कैसे खुश हो जाते हो ना कि एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो आप खुश हो जाते हो। वैसे ही वेलफेयर जो होता है वर्कर्स के लिए जो होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू
डिफाइन, अगर आपको छोटे वर्ड्स में बताना है लेबर वेलफेयर क्या है, इम्प्रूव्स व्हाट, फिजिकल मेंटल मोरल कंडीशंस ऑफ द वर्कर, विच इंक्लूड्स व्हाट, मतलब क्या इंक्लूड करके वो बताता है कि वो एक अच्छे तरीके से कंडीशंस को बढ़ाने के, मतलब कंडीशंस को अच्छे पॉजिटिव वे में लाने की कोशिश कर रहा है किसी भी वर्कर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, बाय व्हाट, गिविंग हाउसिंग, कभी मेडिकल, कभी एजुकेशन, कभी रेस्ट रूम, कभी रिक्रिएशन, कभी कैंटीन, गेम्स, स्पोर्ट्स, हाउस, वर्किंग आवर्स, वेजेस, अलग अलग तरीके से उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऐड ऑन थोड़ा सा उनके वेजेस में ऐड ऑन करके करके देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Now, another definitions on labor welfare states that anything done for the comfort and improvement. अब ये भी PYQ है, ठीक है। Anything done for the comfort and improvement, intellectual and social, the employee of the employee over and above the wages paid, which is not necessity of the industry, ठीक है। अब देखो, अगर हम पेन ले लो भाई। अगर एनीथिंग दैट इज डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट और कंफर्ट किसके किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, ओवर द वेज मतलब कि उससे ज्यादा, वेज से ज्यादा, ठीक है, विच जो जरूरी तो नहीं है, नेसेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर वो देना चाहते हैं, एज एन देना चाहते हैं उनको एज एन वेलफेयर में, तो वो दे सकते हैं ना, तो उसको उस तरीके से भी डिफाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है। एज एन हम किसके वॉइस में किया है वो, उन्होंने थर्ड पर्सन के वॉइस में कर दिया कि किसी को समझाना होगा कि व्हाट इज दिस, एनीथिंग डन फॉर द कंफर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इंटेलेक्चुअल एंड सोशल टू ऑफ द एम्प्लॉय ओवर अबव द वेज पेड, दैट इज ऑल्सो द लिबर वेलफेयर, ठीक है ना। आईएलओ, आईएलओ के बारे में अगर आप पहली बार यूजीसी दे रहे हो तो आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत अपने में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए तो मुझे भी अलग से लाना पड़ेगा अगर मुझे लाना ही है तो। और इसके साथ में इन्होंने भी हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझा देती हूँ ऊपर कि आईएलओ जो है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। आईएलओ जो है अपने में एक बड़ी सी संस्था है, मतलब अपने में एक बड़ा पार्टी, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, जहाँ पे ट्रेड यूनियंस आते हैं, वर्कर्स के लिए आते हैं, और उसके साथ में एम्प्लॉयर आते हैं, फिर एक थर्ड पर्सन एक आता है, जिसमें सब लोग मिलकर हम एम्प्लॉयज को क्या अच्छी बातें, सॉरी क्या अच्छा वेलफेयर दे सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से एम्प्लॉयर अपनी अपनी ओन इंडस्ट्रीज में क्या क्या कर सकता है वेलफेयर के लिए, वर्कर्स के, लेबर के लिए, ये यहाँ पे डिसाइड होता है। मतलब डिसाइड मतलब यहाँ पे लाई जाती है बात को, फिर यहाँ से कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस निकलते हैं, जो कि इंडिया में बहुत सारे कन्वेंशंस अभी भी अप्लाई करे गए, जिसमें से 7 या 8 करे गए हैं, ठीक है। और जो मेन है, ठीक है, मेन तो वो वाले यहाँ से ही आए हैं, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो हम अपनाते हैं रिकमेंडेशंस एंड कन्वेंशंस, ठीक है ना। इसको इसको भी किस तरह से उन्हें डिफाइन किया है ये हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये आपको लगे कि ये तो डेफिनेशन है, क्या ही आएगा, ऐसा नहीं है, आता है, पीवाईक्यू है, नेक्स्ट वाले स्लाइड में तो डेफिनेशन ही है, सो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, डेफिनेशन आते ही है। Such service facilities, amenities as an etiquette, canteen, rest, recreation facilities, sanitary and medical facilities. ठीक है, ये क्या हो गया, ये इन्होंने इस तरीके से उसको डिफाइन किया है कि अगर कोई जैसे कि फैसिलिटी, जैसे कैंटीन, रेस्ट रूम, या तो फिर रिक्रिएशन, या तो फिर मेडिकल, या तो फिर ट्रैवल फ्रॉम द वर्क, ठीक है, for the accommodation of the worker employed at the distance and their security measures as contribute to an improvement in the conditions under which the workers are employed. आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा ही होगा, जैसे कि कोई कोई काम चल रहा होगा ना किसी जगह पे, किसी बहुत बड़े बिल्डिंग में कोई काम चल रहा होगा और कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो क्या करता है कि वो देखो एक छोटा सा घर बना देते हैं, एक छोटा सा घर बना देते हैं जहां पे काम चल रहा है, उससे थोड़ा सा दूर घर बनवा देते हैं, किसके लिए, टेम्परेरी वाला बनवाते हैं, वर्कर्स के लिए बनाते हैं, एक कभी देखा होगा रेस्ट रूम भी बनवाते हैं, ये उनका हक है, ये इन वर्कर्स का हक है कि वो उनको मिलना ही चाहिए, ठीक है, ये उनको मिलना ही चाहिए, ये एकदम मिनिमम है, मिनिमम, ये तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे कि अभी कैंटीन वाली बात है, जैसे कि कैंटीन कहाँ मिल सकता है, एनटीपीसी में कैंटीन था क्या, याद नहीं आ रहा मुझे, कैंटीन नहीं था शायद, नहीं ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एनटीपीसी, आई वाज इन एनटीपीसी,
मतलब मैं वहां रहती थी, मैं काम नहीं करती थी वहां, ठीक है। एनटीपीसी में देर देर वाज अ लॉट ऑफ थिंग इन एनटीपीसी, हर एक चीज वहां पे वर्कर्स के लिए दी गई थी। जैसे कि रिक्रिएशन रूम था वहां पे, मेडिकल फैसिलिटीज थी, मैंने खुद देखी है, इसलिए मैं यकीन से बता सकती हूँ कि वहां पे थी करके। तो एनटीपीसी में जैसे कैंटीन है, रेस्ट रूम है, रिक्रिएशन है, सैनिटरी है, रेस्ट रूम है, वहां पे बनवाते हैं। जो भी है, इलेक्ट्रिशियन ही क्यों ना हो, वो वहां पे जाके यूज कर सकते हैं उस मेडिकल फैसिलिटीज को, तो वहां पे दिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही आईएलओ ने वो बात करी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वो बात करी है कि अगर आप इंडस्ट्री चलाते हो तो आपको ये मिनिमम फैसिलिटीज है, ये सर्विस है जो आपको देनी होगी। वहाँ एनटीपीसी में तो क्या था कि एनटीपीसी में तो बस आती थी एम्प्लॉयज को ले जाने के लिए, फैक्ट्री तक ले जाने के लिए, और वर्कर्स को भी। वर्कर्स के लिए आई थिंक सो वो टेम्पो टाइप कुछ होता है, टेम्पो टाइप कुछ होता है। वो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी उनको वहां तक लेके जाते हैं, तो वो टेम्पो में जो लेके जाते हैं वो उनका अपना कुछ 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 है, वो ट्रांसपोर्ट वाला। तो वो जो है वो सर्विस है, जो कि फैसिलिटीज है, जो मिनिमम फैसिलिटीज है वो देनी होती है। ठीक है, इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं definitions, which is very very important, and the next slide is about the उनके जो important PYQs है। ठीक है, PYQs है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा एक पेज PYQ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इनके जो मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में कहा था, सबका अपना अपना अलग अलग डेफिनेशन। ठीक है, सबने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो अर्थर जेम्स टॉड, जो कि मैं इनको एजे कहती हूँ, एजे टॉड, ठीक है, एजे टॉड, इनका जो मेन इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग डन फॉर एम्प्लॉय कंफर्ट इंप्रूवमेंट बियॉन्ड द वेजेस नॉट नेसेसरेटेड बाय द इंडस्ट्री। इनका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ से आता है, दैट इज कंफर्ट इंप्रूवमेंट बियॉन्ड वेजेस। ठीक है, अगर आपको कभी भी, अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए फट से, तो आपको याद होना चाहिए कि कंफर्ट और इंप्रूवमेंट जो है वो तो टॉड ने दिया था। ठीक है, नहीं, क्रिकॉलिटी जो है, द टूल टू एलिवेट फ्रस्ट्रेशन एंड फैमिली वरीज, ऑफरिंग अ ब्रॉडर लाइफ पर्सपेक्टिव। मतलब कि एलिवेट का मतलब ये होता है थोड़ा सा उसको लेस लेस सफरिंग, सफर जो उसको जो सफरिंग उसके घर में से चल रही है, फैमिली वरीज जो चल रही है, उसको थोड़ा कम करना, उसको थोड़ा लेस करना। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है। एनएम जोशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। दो अलग डेफिनेशंस मिले हैं, एक थोड़ा सा ब्रॉडर वे में मिला है मुझे, और एक थोड़ा सा छोटे में। ठीक है, ऑल एफर्ट्स फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एग्जिटिंग मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये इनका छोटा वाला है, छोटे से डेफिनेशन में। बट अगर हम इसको पीवाईक्यू के हिसाब से देखें, तो द टर्म लेबर वेलफेयर वर्क्स रेफर टू ऑल द एफर्ट्स दैट एम्प्लॉयर मेक फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज above and beyond the minimum standard of working condition fixed by the Factories Act, over and above the social legislation providing against accidents, old age, unemployment and sickness। ठीक है, अगर इनका इनका कोई हमें वो चाहिए, द वर्ड जो जिससे हमें याद रहे कि ये क्या है करके, देयर एम्प्लॉय, अब हो, ये क्या हो गया, सॉरी, their employee above and beyond the minimum standards of working conditions। ये इनका वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से हम इसको याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अगेंस्ट द ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिकनेस, ये भी डेफिनेशन में अगर आ गया तब भी आपको याद आ जाएगा कि ये एनएम जोशी ने कहा है। ठीक है, एनएम जोशी। एनएम जोशी का जो नाम है वो आपको बहुत अभी आगे जाके मिलेगा, आपको ट्रेड यूनियन में सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ट्रेड यूनियन में सबसे ज्यादा मिलेगा। इसी के साथ में इंडस आईआर में मिलेगा, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन में मिलेगा। तो ये बहुत बड़े दिग्गज इंसानों में आते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े दिग्गज इंसान थे। ठीक है, इन्होंने लेबर्स के लिए, ट्रेड यूनियंस के लिए भी किया है ना। लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ठीक है ना, एनीथिंग दैट improves द वर्कर्स इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल, इकोनॉमिक वेलबींग रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोवाइडिंग एजेंसी। ठीक है, अगर कोई चीज जो है, एनीथिंग दैट improves द वर्कर इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल, इकोनॉमिक वेलबींग, जो उनकी चीजों को बढ़ा सकता है उनकी प्रोवाइडिंग एजेंसी से।
ठीक है, या तो फिर जो दूसरी डेफिनेशन है जो कि पीवाईक्यू की डेफिनेशन है, मैंने वहां से ली है, एनीथिंग डन फॉर द इंटेलेक्चुअल फिजिकल मॉरल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ द वर्कर वेदर बाय एम्प्लॉयर बाय गवर्नमेंट और बाय एनी अदर एजेंसी ओवर एंड अबव what is laid down by the law or what is normally expected as part of the contractual benefit for which the worker may be bargained। ये इतना बड़ा पीवाईक्यू है, क्यों ही आएगा नहीं। 2000 अरे ये तो मेरे ही पेपर का है ना, हाँ मुझे याद आ गया। जून अम, क्या था वो पेपर वाला एग्जाम जो था ऑफलाइन, ऑफलाइन पेपर जो था ना, ये उसका क्वेश्चन है, और मैं तो गलत करके आई थी क्योंकि मुझे तो बताया ही नहीं था कि ये डेफिनेशन कहीं यहाँ है करके, ऐसा करके मुझे नहीं पता था। और अगर और उस क्वेश्चन में, अभी वो क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है, क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे कि क्वेश्चन पेपर मैंने लगाया हुआ है, इसी को हम रेगे कमेटी भी बोलते हैं, REGE। आई होप इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे, आई थिंक सो, रेगे कमेटी ही बोलते हैं वैसे तो। इसको ये भी आंसर में था, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी था, और ये रेगे कमेटी भी था, तो इंसान दोनों तरफ से कंफ्यूज हो जाता। खैर वो एग्जाम तो वैसे कैंसिल हो गया था, लेकिन खैर मैं बता रही हूँ कि बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, वो एग्जाम कैंसिल हो गया था तो, लेकिन स्टिल ये दोनों भी ऑप्शन थे उसमें, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं, ठीक है। रॉयल कमीशन ऑन लेबर, ये भी आपको आपको मिलेगा, ट्रेड, ये तो हर जगह मिलता है। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर इज द बिगेस्ट कमिटी, जो सबसे अच्छी कमिटी आई और इंडिया में लेबर के लिए कुछ करके गई है, दैट इज दिस कमिटी, ठीक है। दैट इज RC में तो लेबर रॉयल कमीशन ऑफ, और व्हाइटले कमिटी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये आई थी 1929 में, और इन्होंने अपना सबमिशन किया 1931 में, ठीक है। व्हाइटले, व्हाइटले की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, व्हाइटले। अब सही है, व्हाइटले, ठीक है ना। द फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट दैट वेरीज बाय कंट्री बेस्ड ऑन सोशल कस्टम एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये इनका इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। मैं इसको स्टार्ट क्यों कर रही हूँ फिर, नहीं है तो, ठीक है। मैं अपने में ही बातें करती रही हूँ, ठीक है। द फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट दैट वेरीज बाय कंट्री बेस्ड ऑन द सोशल कस्टम एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, बट दैट इज वाज गिवन बाय देम, दैट्स इसलिए मैंने इसमें डाला है, ठीक है ना। ये भी पीवाईक्यू है, ये सबसे बड़ा वाला पीवाईक्यू है। इसमें से भी अगर आप वर्ड्स निकाल लो तो बहुत इजी है, नहीं निकाल पाओ तो बहुत बहुत हार्ड बन जाता है फिर ना। द टर्म एज वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयर टू स्टैब्लिश टू स्टैब्लिश विद इन द एग्जिस्टिंग industrial system working and sometime living and the cultural conditions of employee beyond what is required by law, the custom of industry and conditions of the market ना। मैंने पढ़ती तो चली गई, लेकिन इवन आई गॉट कंफ्यूज कि बोलना क्या है यहाँ पे। द टर्म वॉलेंटरी एफर्ट्स, मतलब ये टर्म क्या है, वॉलेंटरी एफर्ट्स है, फिर से वॉलेंटरी एफर्ट्स है ऑफ द एम्प्लॉयर टू स्टैब्लिश विद इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम। क्या वेलफेयर फिर से है, वॉलेंटियर एफर्ट्स है, यहाँ पे फिर से एम्प्लॉयर की वॉइस में बोला जा रहा है, वर्किंग एंड समटाइम लिविंग एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉई बियॉन्ड what is required by the law। law means what, statutory law। what is statutory law, जो कि दिया गया है, क्या दिया गया है, कैंटीन दिया गया है, रेस्ट रूम दिया गया है, फर्स्ट एड बॉक्स दिया गया है, एम्बुलेंस दी गई है, कितने लोगों के लिए क्या क्या हेल्थ एंड कंडीशंस वाली जो दी गई है इन टू द लॉ, उसके बियॉन्ड की बात कर रहा है वो, ठीक है। एंड कस्टम ऑफ द इंडस्ट्री, कंडीशंस ऑफ द मार्केट, अब ये उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये किसने दिया है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस वेलफेयर। अब बिल्कुल कतई कतई बिल्कुल ये मत सोचना कि ये नहीं आएगा, ऐसे कतई मत सोचना तुम, मैं बता रही हूँ, तो मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ये आएगा ही आएगा। ये पीवाईक्यू ही है, पीवाईक्यू है, इस वाले एग्जाम में ना आए लेकिन किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में आएगा आएगा, ठीक है, आना ही है इसने। ये लोग नहीं छोड़ते डेफिनेशंस को, इनको पसंद है ऐसे डेफिनेशंस में आपके मार्क्स ले लेना, ठीक है। सो प्लीज डू रिमेम्बर ना। नेक्स्ट, पैसेज प्रैक्टिस एंड हिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन था, पूरा एक पैसेज था, जिसमें लेबर वेलफेयर की जो हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री जो है वो
थोड़ा सा कट के, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम, ऐसे करके पूरा एक पैसेज दिया था। 10 मार्क का क्वेश्चन था ये। शायद से 2019 या 20 का था। मैं जब कॉपी करी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा क्वेश्चन पेपर था, लेकिन शायद 19 या 20 में से किसी एक पैसेज का ये पूरा एक क्वेश्चन था लेबर वेलफेयर के ऊपर, हिस्ट्री का। तो इसलिए मैंने पैसेज प्रैक्टिस भी ले ली, और फिर इसके बाद मैंने इसके साथ बोला कि चलो हिस्ट्री भी हो जाएगी और पैसेज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो किस तरह से लेबर वेलफेयर के ऊपर इतना बड़ा पैसेज आया था और कितने प्यार से उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया है। कुछ काट पीट के थोड़ा सा किया है, लेकिन मैं उसको जो जहाँ पे भी कुछ ज्यादा का एक्स्ट्रा का लगेगा मैं समझाऊंगी वहां पे, ताकि ये भी याद रहे और ये भी याद रहे। ठीक है, तो याद रखना, लेकिन पैसेज है तो क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप प्लीज, अगर आपको अभी समझना है तो आप समझ सकते हैं मेरे साथ में, जब पूरा एक स्लाइड हो जाएगा तो आप रोक लीजिए, आप पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आप आगे जाके क्वेश्चंस बना सको। ठीक है, क्वेश्चंस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही यूजीसी के लिए क्यों ना कर रहे हो, आपको दूसरे एग्जाम्स के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो एक्स्ट्रा के एग्जाम्स होते हैं ना, जो हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, उसमें वो क्वेश्चन पेपर को कभी ये नहीं करते, दिखाते नहीं है कि कभी-कभी नहीं करते, पब्लिक नहीं करते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको यूजीसी के जितने भी एग्जाम पेपर मिलते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पे या लेबर वेलफेयर के ऊपर पे, जहाँ पे भी जितने भी मिलते हैं, आप प्लीज ट्राई करिए कि आपको क्वेश्चंस बनाते ही रहिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजीसी दे रहे हैं, या तो आप फर्स्ट टाइम या तो सेकंड टाइम दे रहे हैं, जो भी है आप प्रैक्टिस करते ही रहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैसेज प्रैक्टिस है ये अब। तो ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, efforts towards the worker welfare were made largely by the social workers, philanthropists, or religious leader, mostly on the humanitarian ground. ओके, क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, कौन कर रहा था, सोशल वर्कर कर रहा था। किसके लिए कर रहे थे, वर्कर के वेलफेयर के लिए कर रहे थे। ठीक है, उस वक्त की बात कौन कर रहा है यहाँ पे, ब्रिटिश के टाइम की बात कर रहा है वो, जो कि प्री इंडिपेंडेंस मतलब बहुत साल पहले की, जो 1833 1837 उसके पहले, मतलब 1821 20 इस तब की बात हो रही है, जब वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्योंकि कंडीशंस ऑफ द लेबर वेर मिजरेबल। ठीक है, बहुत ही मतलब, जो ब्रिटिश है, अगर हम बात करते जैसे 1820 या 1833 या तो फिर 1817 या 7, कुछ भी, जो भी ईयर आप ले लो, उस ईयर में जब ब्रिटिश थे तो उस वक्त लेबर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। ठीक है, तो उस वक्त पे क्या था, उस वक्त पे फिर ये सोशल वर्कर्स जो थे हमारे, ये आए सामने से। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ह्यूमन काइंड के लिए प्यार। ठीक है, फिलेंथ्रोपिक्स का मतलब होता है लव, काइंड टूवर्ड्स ह्यूमन। ठीक है, टूवर्ड्स ह्यूमन। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट जो थे, सोशल वर्कर्स थे, ये सब है। नाउ द नेक्स्ट पैरा इज एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ चाइल्ड labor, or long hours of work, bad sanitation, absence of safety measures, etc., were the regular features of the life. तो एक्सप्लॉइटेशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी चाइल्ड लेबर पे, और इस वजह से क्या हुआ था कि उनके ऊपर मतलब बैड सैनिटेशन, उनका लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनके लिए कोई भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है कि सेफ्टी क्या रहेगी, या तो फिर ये बच्चे है या ये बच्चा है कि नहीं है, मतलब बच्चा इन द सेंस की जो चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड लेबर जो एक्ट है, उसमें भी एक बच्चे को एक तरीके से डिफाइन किया गया है। तो वैसे ही इस टाइम पे कोई डेफिनेशन थी ही नहीं चाइल्ड की। तो चाइल्ड मतलब 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, वो तो काम करेगा ही करेगा। सो दैट वाज अ बिग बिग प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, एंड दैट वाज ऑन द रेगुलर लाइफ, मतलब रेगुलर फीचर्स ऑफ द लाइफ थे। ठीक है, अर्लीस्ट लेजिस्लेटिव अप्रोच कुड बी ट्रैक्ड बैक एट द पासिंग ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1850। आप अगर ट्रेड यूनियन नहीं, सॉरी, आईआर, आईआर पढ़ो, लेबर वेलफेयर पढ़ो। ठीक है, तो आपको ये अप्रेंटिस एक्ट जो है 1880 1850 वाला, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मतलब इसके बारे में पढ़ते ही है कि ये शुरुआत की एक लेजिस्लेटिव पोजीशन थी, एक अप्रोच था, ताकि वो किसके लिए आ सके, ऑर्फन बच्चों के लिए आ सके, मतलब हेल्पिंग पुअर एंड ऑर्फन चिल्ड्रन टू लर्न वेरियस ट्रेड एंड क्राफ्ट। तो एक्चुअली में उनको जॉब मिल सके, उनको ग्राफ्टिंग में या ट्रेड्स में कहीं ना तो कहीं जॉब मिल सके ऑर्फन के बच्चों को। इसीलिए अप्रेंटिस एक्ट एंड 50 को उसमें लाया गया था। एज इसमें ऑर्फन चिल्ड्रन को एक्ट को बच्चों को इसमें ऐड ऑन किया गया था, मतलब एज एन बता रहे हैं कि इसमें इन बच्चों के लिए लाया गया था, ऑर्फन बच्चों के लिए। सो अगर आपको लगे
कि ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बताती हूँ। एक टीचर है, उनके किसी स्टूडेंट के इंटरव्यू में उनको पूछा गया था। पेन कहाँ चला गया? हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट का हिस्ट्री, ठीक है, और ये लेबर वेलफेयर, या तो फिर आईआर, या तो ट्रेड यूनियन, उसका अपना अपना एक अलग अलग ही है। और आपको ईयर्स रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर्स रखना। जैसे आईएलओ का आया था, तो 1919 में आया था आईएलओ, तो वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईयर्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो मैंने तो मतलब इतना पढ़ पढ़ के ऐसे ईयर्स को याद कर करके मतलब याद हो गया, ऐसा है कि हाँ चलो अप्रेंटिस एक्ट 1850, चलो फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 1853, ऐसे ऐसे याद हो जाता है अपने आप ट्राई करेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हो इंटरव्यूअर को, तो लिटरली आप ईयर्स बोलना शुरू करो। ईयर्स के साथ में एक्ट बोलोगे ना, तो उनको याद रहेगा कि हाँ चलो भाई, सामने सामने जो मेरे साथ जो बैठा है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उसे पता है कि मैं किस एक्ट के बारे में क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप अगर याद रखते हो तो वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, अप्रेंटिस एक्ट के बाद में आया फेटल एक्सीडेंट एक्ट। ये एक्ट एक्चुअली में आया किस लिए था कि जो बड़े दिग्गज लोग होते हैं ना, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल्स के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे थे पता है? जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, तो वो लोग किसी भी तरीके से पीछे के दरवाजे से बच जाते थे। जिसकी वजह से वो ये कहते थे कि नहीं, ये तो हमारे इंडस्ट्री की वजह से नहीं हुआ, ये तो खुद ही गलत था, या इसने कोई गलत इक्विपमेंट यूज किया, इसने ही गलती की, ये बोल के कहीं ना तो कहीं से बच जाते थे। इस वजह से क्या हुआ कि फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1853 आया, जिसमें कि कंपेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था। मतलब कि उस फैमिली मेंबर्स को कंपेंशन देना है जो वर्कर ने अपनी लाइफ को लॉस्ट किया है। ठीक है, किसी भी तरीके से क्यों ना हुआ हो, उसका रीजंस देना बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब वो तो पेपर वर्क करना जरूरी ही है, लेकिन जो भी है, आपने अगर आपके किसी वर्कर का कुछ हुआ है, तो उसके वर्कमैन की जो फैमिली होगी उसको कंपेंशन मिलेगा। ठीक है, ये फेटल एक्सीडेंट 1853 था ना। नोट्स, ये नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पैरा में नहीं था, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं था, लेकिन ये कहीं और का ही क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन अब जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में मैंने नोट्स के हिसाब से डाल दिया। तो ये पीवाईक्यू है, दैट ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ द लेबर वेलफेयर इन इंडिया। द ओरिजिन ऑफ द लेबर वेलफेयर एक्टिविटी इन इंडिया गोज बैक टू 1837। लेबर लेबर वेलफेयर एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जिस तरह से ब्रिटिश हमारे ऊपर जो लेबर्स के ऊपर जो कर रहे थे, उसके वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से लेबर्स के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, उनका अबॉलिशन हो रहा था। इसके वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया था, ये आया था रीजंस के ऊपर। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू है, प्लीज आप याद रखना। ठीक है, ये कहीं पे भी आ सकता है, ये फिर से यूजीसी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, no sorry, next para is earlier attempts at legislation in this code mainly aimed at regulation of employment। ठीक है, द मूवमेंट टू द इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन। अब समझ रहे हो यहाँ पे क्या बात हो रही है? रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की पहले यहाँ पे कोर्ट में बातें चल रही थी, लेकिन कहीं ना तो कहीं से एक मूवमेंट आया जहां पे वर्किंग कंडीशन के ऊपर बात करनी शुरू करी। और इंडियन लेबर स्टार्टेड द पासिंग ऑफ द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट इन 1881। द द कंडीशंस, मतलब कि जो जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो कहाँ से एक्चुअली आई थी? वो टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे ड्यूरिंग दोज डेज, एज टेस्टिफाइड बाय द फैक्ट्रीज कमीशन इन 1875, वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ पासिंग दिस एक्ट। तो अब हिस्ट्री, मैं आपको हिस्ट्री समझा देती हूँ, आगे है कि नहीं मुझे पैरा में याद नहीं है अब। ठीक है, लेकिन मैं बताती हूँ कि जो फैक्ट्रीज एक्ट थी, ठीक है, ये फैक्ट्रीज एक्ट है। पहला फैक्ट्रीज एक्ट आया 1881 में। लेकिन 1875 में कमीशन बैठी और उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। किसके ऊपर से बैठी? टेक्सटाइल। ये एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये एक्स्ट्रा की बात नहीं है, ये हिस्ट्री है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछता ही है, आई स्वेर पूछता है, आई स्वेर पूछता है इन बॉम्बे।
अब मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है ये पूरा हिस्ट्री, अगर यहाँ पे हो गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। जो 1881 का जो एक्ट था, ये आया था 100 और मोर पर्सन, या तो फिर वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री, ठीक है। इसमें चाइल्ड के लिए आपको अगर नोट्स बनाने तो प्लीज आप नोट्स बनाओ, मेरे साथ लिखो, मैं जो लिख रही हूँ वो लिखो, ठीक है। चाइल्ड के लिए, जो चाइल्ड है वो 7 साल का बच्चा है। चाइल्ड मतलब 7 साल का बच्चा, 7 साल के नीचे जो बच्चा होगा वो चाइल्ड है। लेकिन उसके बाद 7, 9, 9 था कि 12 था यार, 9 और 12, ठीक है, शायद 9 था, 12 शायद एडोलेसेंट, ठीक है, 7 से 9 या तो 12, ठीक है। ये जो बच्चे, इस बीच के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कितना घंटा काम करेंगे? वो 9 आवर्स काम करेंगे। इतना अगर हम आज काम करते, मैं तो नहीं, चलो बता रही हूँ, बस मेरे को नहीं गिन रही हूँ मैं, आप सबको गिन रही हूँ, मेरे को आप सबको गिन रही हूँ। अगर हम तब काम कर रहे होते तो हमको कैसा लगता? लेकिन जस्ट लिटरली थिंक कि ये एक्ट तब आया था, और तब भी चाइल्ड के ऊपर ये था, मतलब चाइल्ड एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, जो 9 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, ही विल बी वर्किंग फॉर 9 to 10 आवर्स। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये इस पैरा में नहीं है। हम्म इस पैरा में नहीं है, अभी भी बता रही हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रही हूँ, आगे जाके क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे कि मैंने तो बता दिया तो वो क्वेश्चन वहां पे है करके, नहीं। 9 to 10 आवर्स वो बच्चे काम करते थे, इस एक्ट के, इस एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट में। और अडल्ट्स के लिए कुछ भी नहीं था इतना। अडल्ट्स के लिए सिर्फ शायद हाफ एन आवर, 30 मिनट्स का कोई ब्रेक था, हाफ एन आवर। और वुमेन के लिए भी कुछ भी नहीं था, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि जो 4 मंथ, मतलब 4 बार मंथ में 4 छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, लीव्स। 4 बार डे, वीक्स में मिलनी चाहिए, ठीक है। ये था, इसने इतना, इस पूरे 1881 के एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में इतना तो आया था लेबर्स के लिए, लेबर्स के लिए। सोचो बच्चे तक को इतना इतना करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1881। अगर मैं इसको अच्छे से एक बार से लिख दूं, ताकि आप अपने नोट्स में लिख लो। अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट जब मेरे साथ पढ़ोगे तो, क्योंकि मैं फिर से समझाना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए मैं अभी लिखूं कि नहीं लिखूं पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप अपने नोट्स में लिख लो। और ये लेबर वेलफेयर की पूरी हिस्ट्री है, तो इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इट, ओके। नाउ आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू वंस, एंड उसके बाद आपको 1881, 1875 कमीशन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में क्या था? 100 और मोर, ठीक है, वर्कर्स। उसके बाद चाइल्ड को कैसे डिफाइन किया था इन्होंने? 7, मतलब 7, एज बच्चा रहेगा, ठीक है। वर्क में कौन करेगा चाइल्ड का? शायद से, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 7 से 12 के बीच में ले लो आप, अपने कॉपी में लिख लेना, 7 से 12 वाला एक बच्चा रहेगा, जो कि 9 to 10 आवर्स काम करेगा। अडल्ट्स के लिए कुछ भी नहीं था इतना, लेकिन शायद उनके लिए 1 आवर का, 1 या तो 30 मिनट्स का ब्रेक था, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या थी कि 4 लीव्स विद इन अ मंथ, ठीक है, 4 मंथ्स। तो ऐसा कुछ आया हुआ था, हाँ। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, पॉज कर लेना और लिख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ था? ये कमीशन जो बैठी थी 1875 में बैठी थी। अब क्या हुआ 10 साल बाद? 10 साल बाद भी कोई चीज हुई होगी ना। अब देखो, मेरे को तो ऐसे ही याद है, इसलिए मैं आपको समझाऊंगी, जैसे मेरे को समझ में आता है मैं आपको वैसे समझाऊंगी। हम्म, आगे बढ़ते हैं। Adult labor, however, was not protected in any manner. इस एक्ट में तो मैंने बताया ना, कुछ भी नहीं था इतना। Found adequate in any respect, anyhow, in recognize the right of the government to safeguard the interest of the worker by the means of the suitable legislations. ठीक है। अब लेजिस्लेशंस की बात तो आ गई, अब फिर से कमीशन को बिठाया गया, एक अपॉइंट करी गई कमीशन को। और इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे 1884 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1881।
तो 1884 में जो कमीशन बिठाई गई थी इस एक्ट के बारे में जानने के लिए कि एक्चुअली में ये एक्ट कर रहा है कुछ कि नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको पता करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि 10 साल बाद, करेक्ट, 1881 से 10 साल बाद 1891, 1875 में जो पहली कमीशन बैठी, 10 साल बाद फिर से 1885 में कमीशन बैठी। इससे ये आया और इससे ये आया, ठीक है। याद रखना, बिल्कुल याद रखना, जब फैक्ट्रीज एक्ट का आपको कोई भी अगर हिस्ट्री पूछ ले किसी इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में, 10 साल का अंतर दे देके बस आराम से कर लेना, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1891 में भी फिर से आया एक्ट अमेंड हुआ। अब अमेंड एक्ट में क्या आया, यहां बता देती हूँ, क्योंकि क्योंकि 1881 में कोई भी आपको बताया नहीं है कि कितने पर्सन है, नहीं बताया, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। इस पैरा में नहीं है, आपको क्वेश्चन अभी आगे आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये इस पैरा में कहीं नहीं है ना। अप्लाई टू ऑल द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 50 और मोर। अब देखो 1881 में 100 थे, अब थोड़े और कम कर दिए, क्यों करे उन्होंने, उनको पता था कि कहीं ना तो कहीं बहुत गलत हो रहा है, अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जो लोग 100 से ज्यादा है चलो ठीक है, उनके ऊपर तो ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो 100 से कम है वहां पे क्या, इसीलिए उसको 50% कर दिया ऑन प्रोविजन रिलेटिंग टू द बेटर वेंटिलेशन, preventing overcrowding in the factories. Okay, were also made. Hours of work for the children were reduced to the per 6 days. मतलब कि अगर मैं बता रही थी आपको कि 1881 में कोई वर्किंग का कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, तब भी मैं बता रही हूँ आपको 9 से 10 घंटे वो काम करते थे, लेकिन 1891 में क्या बोल रहे हैं वो 6 पर डे बच्चों के लिए, ये अमेंड हुआ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिटवीन दी 7 PM टू 5 AM वॉज प्रोहिबिटेड, ये भी वुमेन का भी दे दिया उन्होंने, चलो ठीक है। वुमेन वर अलाउड टू वर्क फॉर 11 आवर्स इन अ डे एंड 1.5 hour रेस्ट। सर्टन प्रोविजन वर ऑल्सो मेड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर। ओके, अंडरस्टूड कि ये न्यू अमेंडमेंट आए थे इसके 1891 में, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 लेड अ नंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट ड्यूरिंग द वॉर years 1914 to 1918. The number of the factories the factory number of the person employed there in increased. अब क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके उसके वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ द मतलब जो पर्सन है, जो पर्सन थे वो बढ़ गए, उस वजह से जो वेजेस है वो कीप नहीं कर पाए, मतलब जो प्राइसेस और प्रॉफिट की जो राइजिंग थी उसको कीप नहीं कर पाए उस पेस को। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जो था 1919 में, फिर वो आया, फिर वो स्टैब्लिशमेंट आई। मैंने जैसे कि कहा वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत बड़ा संस्था है जहाँ पे सब लोग आके मिलते हैं और मिलकर वहां पे वो लेबर्स के लिए ट्रेड यूनियन सब लोग आके कुछ ना तो कुछ वेलफेयर की बातें करते हैं, और फिर इसके बाद कन्वेंशन रिकमेंडेशंस निकलता है आईएलओ से। ये अगर आईएलओ से निकल गया, क्योंकि इंडिया ने भी 7 से 8 जो कन्वेंशंस है वो हमारे इंडिया ने ले रखे हैं, और मतलब कन्वेंशंस एक्सेप्ट करे हैं कि हम इंडिया में अपने लेबर्स के वेलफेयर के लिए ये वाले कन्वेंशन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द लेबर, एंड उसके साथ क्या हुआ फिर, द फॉर्मेशन ऑफ द AITUC 1920, और फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन आया जिससे ट्रेड यूनियन कहते हैं, वो वेलफेयर मूवमेंट अलग हुआ, ठीक है। तो ये ऐसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके वजह से क्या आया, आईएलओ आया 1919 में, ठीक है। चलो अब आपको याद है ये पैरा में, आप रुक जाना, आप पॉज कर लेना, आप फिर से पढ़ना, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाना।
ओके, सो चलो नेक्स्ट है अनदर माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ द लेबर वेलफेयर वाज रीच्ड विद इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, दैट इज रेगे कमिटी। रेगे कमिटी जो है दैट इज, यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूं, डीवी रेगे। देखिए ये उनका नाम था, उनके ऊपर ये कमेटी बनी। उन्होंने ये कमेटी बनाई। द कमिटी वॉज asked to investigate labor relating to the wages and earning employment, housing and social conditions। तो ये पूरा का पूरा वो कवर कर रही थी। क्या कवर कर रही थी? ओल्ड एज, डेथ, कैंटीन्स, मेडिकल फैसिलिटीज, एड्स, ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, बाथिंग फैसिलिटीज। कमिटी हाईलाइट करती है कि इम्प्रूव क्या क्या करना है हमें वेलफेयर मेजर्स को इकोनॉमिक लाइफ में। ठीक है, देन अगेन पॉज द वीडियो एंड देन डू इट। ओके, रेगे कमेटी की जो ड्राफ्टिंग थी, जो उन्होंने बनाया था, वो उन्होंने 1944 में जब उन्होंने शुरुआत करी थी, 1946 में ये चीज उन्होंने पब्लिश करी थी। ठीक है ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही लिख के दे देती हूँ कहीं पे, नोट्स के हिसाब से करना। आरसी, दैट इज रॉयल कमीशन 1929। ये मैंने कहीं और बताया था क्या? 31। रेगे, अभी लेबर वेलफेयर में तो हम इसकी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे इन्होंने शुरुआत करी है, यहाँ पे इन्होंने पब्लिश कर दिया। शुरुआत हुई, पब्लिश किया। ठीक है, ये तो यहाँ पे इन्होंने तो अपनी एक खुद की संस्था बन गई ना, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन गया इनका। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइनली हम लोग पैसेज के क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और किस तरह से पूछे हैं। चलो, what was the number of the working hours for children in Indian factories prior in the implementations of the Factories Amendment Act 1891? अब देखो, मैं अभी बता रही हूँ फिर से, देखो 1881 की बात तो मैंने करी, 100 और मोर और 9 to 10 आवर्स किसके लिए? चाइल्ड के लिए। ये तो मैंने बात करी है, लेकिन कहीं हमने पैसेज में कहीं पे भी देखा, उस पैरा में नहीं देखा, so डज नॉट रिवेल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है, जब मैं खुद ये क्वेश्चन बना रही थी, आप यहाँ पे लगाने से पहले, तो मैंने भी ये आंसर थोड़ा सा अटपटा सा समझा। ठीक है, मुझे भी अब पता नहीं है कि लिटरली वो आंसर होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए करके, लेकिन अगर मुझे मेरे दिमाग से अगर लगाना ही होता, अगर मैं एग्जाम में होती तो मैं यही आंसर करके आती। ठीक है, इवन अगर वो पैसेज में नहीं भी है, तब भी मैं यही आंसर करके आती। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप पॉज करो कि मैंने ऐसा क्यों बोला करके, और फिर आप आंसर दो। ठीक है ना, वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1891। हमने वेंटिलेशन की बात तो देखी थी, देखा था हमने, ओवर क्राउडिंग भी देखी थी हमने। अगर आप अगर फिर से कहीं पढ़ रहे हो और आपको क्लीनिनेस सच में दिख जाता है, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि अगर मुझे एज एन स्टूडेंट मुझे दिमाग लगाना है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन एज एन करके आऊंगी। वॉज नॉट इंक्लूडेड, मैं तो ऐसे ही करके आऊंगी। मैंने जब आंसर भी चेक किया, जहां से क्वेश्चन पेपर मैंने निकाला था, जब मैंने आंसर भी चेक किया, उनके आंसर में भी ट्रांसपोर्टेशन ही आंसर था, वॉज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो अब हम जाके किसी से फाइट नहीं कर सकते कि वहां पे क्लीनिनेस तो नहीं था, क्लीनिनेस तो नहीं था। मैंने पूरा पढ़ा है, अगर मैं कहीं मिस कर रही हूँ कुछ, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन ही इसका राइट आंसर जाएगा, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1891। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी, दैट इज डीवी डीवी रेगे। ठीक है, चलो, who among the following was not a part of the labor welfare reformers during the early period of the industrial development in India? हमें पता है, सबसे पहला पैरा है, philanthropics थे हमारे पास, रिलीजियस लीडर थे, सोशल वर्कर्स थे, पर हमारे पास में फैक्ट्री ओनर्स नहीं थे। Who among the following is not a correct statement? Okay. Wage did not keep pace with the rise price and profit during the World War One. Yes. The establishment of the International Labour Organization took place in 1990. Yes. Factories Amendment Act 1891 applied to all the factories employing 100
पर्सन और मोर। नो, ये तो मैंने अभी बताया ना कि वो 18 फिर पेन घूम गया मेरा। 1881 में, ठीक है। 1891 में तो 50 थे, ठीक है ना। अर्लिएस्ट लेजिस्लेटिव अप्रोच कुड बी ट्रैक बैक द पासिंग ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1850, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है वो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू था और फिर मैंने एज ए नोट्स आपको लिख के वहां पे दिया है, ठीक है। चलो, द ओरिजिन ऑफ द लेबर वेलफेयर एक्टिविटी इन इंडिया गोज बैक टू 1837। हाँ, तो जब आपको ये पढ़ना होता है ना, तो आप प्लीज इसको बिकॉज एंड दैट इज वाई ऐसे करके थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको शायद से समझ में आएगा। लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज वर हार्डली कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। जी हाँ, देखो, ओरिजिन ऑफ द लेबर वेलफेयर जो है मैंने आपको बताया कि 1833 में ब्रिटिश कॉलोनीज जो है उन्होंने करी थी, ठीक है। तो ये तब की बात है कि जब वेलफेयर का जो चल रहा था तब ये तब आया था। वेलफेयर एक्टिविटीज हार्डली कंट्रोल बाय प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, क्योंकि देखो 1881 में भी अगर तुम सोचोगे तो तब तो ब्रिटिश का ही एरा चल रहा था ना, ब्रिटिश का ही चल रहा था ना। तो अगर वो अप्रेंटिस एक्ट ही ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, फेटल एक्ट कुछ नहीं कर पा रहा ज्यादा से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतना नहीं था हमारे पास में, तो दैट इज ट्रू। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। चलो आगे बढ़े आप। द कॉन्सेप्ट, the concept of the labor welfare, the term welfare brings in many ideas, meaning to stay the well-being, good health, happiness, prosperity, and development of the human resource. The concept of the welfare has been total concept involving physical, mental, and moral, emotional well-being of the individual. The social concept of the welfare implies the welfare of the man, his family, and his community in an interconnection with these three aspects. Since all these work together, individual supplements one another. इसका मतलब अब क्या हो रहा है ना कि जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का, एक टोटल कॉन्सेप्ट है, मतलब हर एक चीज मिलकर कहीं से एक फिजिकल, मेंटल, मोरल एक आती है, दैट इज टोटल कॉन्सेप्ट, जहां पे एक इंसान को मिलाया जा रहा है एज एन फिजिकल, मेंटल, मोरल, एज एन वर्किंग कंडीशंस ऑफ एन इंडिविजुअल। सोशल कॉन्सेप्ट मतलब बाहर से जो दुनिया उसके साथ जुड़ती है, एनवायरमेंट जो उसके साथ जुड़ता है, दैट इज फैमिली, दैट इज मैन, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, दैट इज सोशल वेलफेयर। एक रिलेटिव मतलब जो टाइम के साथ में होता है, जो टाइम एंड स्पेस के साथ में होता है, जो वक्त वक्त के साथ में होता है, एक इसको कनेक्ट करने वाला जो वर्क टुगेदर है, वो है थर्ड वाला एक्सपेक्ट। इसी के साथ में ये बनता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब तक का, कि इसको मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट वेज में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज में इसको उन्होंने लाया है क्वेश्चंस को। कभी असर्शन रीजन में ले जाते हैं, कभी स्टेटमेंट्स में लेकर आते हैं, कभी खुद एक क्वेश्चन बन के लेकर आ जाते हैं, कि या तो फिर मैच द फॉलोइंग में लेकर आ जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है लेबर वेलफेयर का, ये वाला, ठीक है। ये तीनों भी ना। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब इट इज रिलेटेड टू द टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एंड स्पेस इन दिस देन? अगर वो बात कर ही रहे तो क्या मतलब बोल रहे हैं? चेंजेस इन इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम, एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल चेंजेस इन द वेलफेयर कंटेंट कीप चेंजिंग विद टाइम एंड स्पेस। मतलब कि अगर कोई वेलफेयर देना पसंद करता है तो वो भी चेंजेस होते रहते हैं विद टाइम एंड विद स्पेस, ठीक है। इट इज ऑल्सो बीइंग ऑब्जर्व दैट द वेलफेयर एज अ कॉन्सेप्ट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यस, ऑब्वियसली। अगर हम किसी और जगह की बात करें तो वहां पे जो वेलफेयर देते हैं वो अलग है। यूएस में अलग होगा, यूके में अलग होगा, हर जगह अलग अलग है उनके लिए उनके वेलफेयर्स। हमारे इंडिया में अलग वेलफेयर है। सो ये टाइम एंड जो स्पेस है, वो चीज रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहती है, खुद से वो डिफाइन करती है कि वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट बता रही है, टाइम एंड स्पेस। तो अब तक में अगर आप कभी भी ये क्वेश्चन ढूंढोगे तो आपको हमेशा ये वर्ड मिलेगा, दैट इज टाइम एंड स्पेस। और आपको हमेशा याद होना चाहिए कि दैट इज कनेक्टेड टू द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और तो सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल का मतलब क्या है? मिलना जुलना, ठीक है, फैमिली के साथ रहना, एनवायरमेंट के साथ रहना, उनके साथ खाना, उनका हाउसिंग करना, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मतलब कि उनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग विच कुड
it will demand certain minimum acceptable condition of the existence in both biological and social. Thus, when it defined, it is necessity for the component of welfare in terms of health, food, clothing, medical assistance, insurance, and to be taken care of. That is social concept. Now, holistic concept means what? Again, health मतलब well-being, physical, mental, moral, emotional aspect. हर चीज जो मिलकर आती है और इंसान के लिए अच्छी लिविंग कंडीशंस बनाती है, मतलब उसका फिजिकली, उसका उसका मेंटल, उसका मोरल, उसके काम के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, सोशल कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखना फैमिली भी इंक्लूडेड होती है, इस डेफिनेशन में फैमिली नहीं है, आप याद रखना फैमिली। होलिस्टिक मतलब टोटल, उसका फिजिकल, उसका मेंटल, उसका मोरल, उसका वेलबींग, उसका इमोशन। रिलेटिव मतलब हमेशा याद रखना टाइम एंड स्पेस। ये बहुत बड़ा पीवाईक्यू है, चाहे आप पीएसयूज क्यों ना दे रहे हो, आप यूजीसी क्यों ना दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, आप हमेशा याद रखना रिलेटिव, सोशल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक। नीड एंड स्कोप ऑफ लेबर वेलफेयर। अब नीड क्यों है हमें, क्योंकि हमें, देखो मैं ना भी पढ़ूं तब भी मैं बता सकती हूँ कि आपको इतना, अभी तक मैंने इतना समझा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें नीड क्यों है। एक एक इंडस्ट्री में एक सही वेलफेयर देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। रुको, नीड है ना, तो मैं ये समझा देती हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है। मैं पूरा तो नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ये स्मॉल चीज है, मतलब मैंने एज एन एड ऑन करी है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अब यहाँ से समझा देती हूँ कि जो रॉयल कमीशन थी, जिसे हम व्हाइटले कमीशन भी कहते हैं, मैं बार बार स्पेलिंग भूल जा रही हूँ। ठीक है, जो आई थी 1929 में और 31 में उन्होंने अपनी पब्लिश करी थी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा, मतलब व्हाइटले कमीशन जो है सबसे बड़ा कमीशन था, जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक, उसमें मुझे आईआर में पढ़ो, ट्रेड यूनियन में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, आईआर का बहुत बड़ा, सॉरी, व्हाइटले कमीशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे ये बनाने के लिए, मतलब हमारे जो वेलफेयर्स थे, कैंटीन्स है, मैटरनिटी, ये सब कुछ जो है इनके तरफ से भी आता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग ना द फर्दर Royal Commissions of the Labor far back in 1931 primarily protect the every industrial worker from the hands of their employer, and further after the commission protect labor from the emphasize in the directive principles of following articles. ठीक है, देखो यहाँ पे DS डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना, DPSP, हाँ याद आ गया, सॉरी, DPSP। ये हमारे स्टेट्स के लिए है, DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे पास में इंडिया के कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ जो आर्टिकल्स है वो हमारे स्टेट्स के लिए दे दे गए। ठीक है, कि ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है, स्टेट्स अपने स्टेट्स जो होते हैं ना, वो स्टेट्स की जिम्मेदारी है कि वो उन आर्टिकल्स को फॉलो करे। जैसे हमारे पास अगर आर्टिकल 21 है, 24 है, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं कर सकते, बच्चों का जो चाइल्ड लेबर है वो नहीं कर सकते। तो जैसे ये एक्ट्स है हमारे लॉ से आए हुए हैं, जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ जो है यहाँ पे स्टेट्स के हिसाब से दिए गए। तो वो जो आर्टिकल्स है वो नेक्स्ट वाले इसमें आएंगे, क्योंकि वो एक खुद में ही एक बड़ा सा है जो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये अभी के लिए समझा रही हूँ मैं ना। कुछ स्टेट्स के पास आर्टिकल्स है जो कि आर्टिकल्स सोशल वेलफेयर के लिए है, और कुछ आर्टिकल्स जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ही है, तो वो चीज जो आती है वो 21 24 जो बाकी के आर्टिकल्स होते हैं वो उसमें आता है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है ना। जो आरसी है, जो हमारे रॉयल कमीशन है ऑन द लेबर, डिक्लेयर दैट लेबर वेलफेयर मेजर्स वेयर ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्कर बिकॉज दे वेयर अनेबल टू सिक्योर देयर ओन वेलफेयर, रिकॉग्नाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ द लेबर वेलफेयर मेजर during the colonial year and agreed to the labor welfare programs. Okay, understood. अब जो कमीशन थी came up with the conclusion providing the worker with a canteen. सबसे बड़ा जो है 1942, 1942, 1944 शायद। ठीक है, 1942 है, आई थिंक सो। मैं मिटा देती हूँ 1944, आई एम श्योर, डैम श्योर 1942 ही है। ठीक है, 1942। ठीक है, कैंटीन का जो कैंटीन जो देना होता है एज एन लेबर को, जो कैंटीन का जो
स्टैब्लिशमेंट था वो इस कमीशन की वजह से आया था 1942 में, ठीक है, जो कि है रॉयल कमीशन। ठीक है, तो इन्हीं के वजह से हमें कैंटीन का जो एज एन जो स्टैब्लिशमेंट था वर्कर्स के लिए, उनके टाइम जब वो काम कर रहे हो फैक्ट्रीज में, तो कैंटीन्स को देना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वो भी एक दे दिया कि इतने लोग रहेंगे, जैसे 250, कहाँ गया, 250 वर्कर्स अगर रहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो कैंटीन को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। द अवेबिलिटी ऑफ द एंटरटेनमेंट लोअर्ड द रेट ऑफ द वाइज मेडिकल एड, मैटरनिटी केयर, चाइल्ड welfare services will reduce the journal maternal and infant mortality rates and improve the workers and their families health while efficiency। हाँ, तो ये आरसी मतलब हमारे रॉयल कमीशन के साइड से था, तो इतना एज अ नोट्स के लिए मैंने आपको लिख के दिया। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको कभी भी आरसी अगर याद रखना है, तो मैं शॉर्ट्स में बता देती हूँ आपको, एकदम छोटे में, कि कैसे आप आरसी को याद रख सकते हो इस एक्ट के हिसाब से। सॉरी, इस एक्ट के हिसाब से बोल रही हूँ, इस लेबर वेलफेयर के हिसाब से आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये रहा आरसी, आई थी 1929 में। 1931 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। इसके बाद में इन्होंने कैंटीन का जो बात था स्टैब्लिशमेंट, वो करी इन्होंने 1942 में। और इसके साथ में 250 वर्कर्स जो हमारे एक्ट में भी है, फैक्ट्रीज एक्ट में है हमारे, ठीक है, उसमें है वेलफेयर में, सेफ्टी एंड वेलफेयर में। ठीक है, ये हो गया आरसी। इसके बाद इन्होंने और भी बाकी जो जो बाकी के एड्स थे, जैसे मेडिकल एड, मैटरनिटी केयर, ये सब भी इन्होंने ऐड ऑन करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे नीड थी ना। स्कोप ऑफ द लेबर वेलफेयर। स्कोप ऑफ द लेबर वेलफेयर, ये क्या हो रहा है, मेरी स्लाइड को थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। ओके, स्कोप ऑफ द लेबर वेलफेयर, दैट द लेबर वेलफेयर कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। ऑब्वियसली स्कोप क्या है कि अगर हम अच्छा अच्छा काम करेंगे, अच्छा अच्छा वेलफेयर देंगे, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, एफिशिएंसी ऑफ द लेबर एंटरप्राइज बढ़ेगी। ठीक है, रेज ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग बढ़ेगा ऑफ द वर्कर, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बी इन द ट्यून एंड हार्मनी, ऑब्वियसली अगर अच्छा से रहेंगे तो अच्छे से होगा। However, no labor welfare activities can be limited to the facilities within or near the undertaking, nor in the comprehensive or embrace the होल रेंज ऑफ द सोशल वेलफेयर और सोशल सर्विसेज। मतलब कि हम कितना भी देने की कोशिश करें, ये चीजें तो होनी ही चाहिए। मतलब कि हम कितनी भी फैसिलिटीज देने की कोशिश करें, कहीं ना तो कहीं कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि एक जगह से कहीं लाना ही होगा, हमें एकजुट करके कुछ लाना होगा, ताकि ये एक्टिविटीज हमेशा सोशल वेलफेयर सोशल सर्विसेज हम देते रहें। ठीक है, अब देखो, जो एक्स्ट्रा मोरल एंड इंट्रामोरल, ठीक है, ये कोई वेलफेयर एक्टिविटी है एज इन स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स टेकन बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि जो लॉ के साइड से आता है, ये रहा। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लॉ के साइड से आता है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि अगर वो है भी, अगर यू वांट टू फॉलो इट, यू कैन फॉलो इट, इफ यू डोंट टू, यू कैन। ओके, नाउ एक्स्ट्रा मोलर का मतलब होता है कि आउटसाइड एस्टेब्लिशमेंट, या तो ऐसे कोई ये कह सकते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, या तो इसको ये कह सकते हैं वॉलेंटरी। ठीक है, हम्म, या तो इसको ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा मोलर। नॉन स्टैट्यूटरी आउटसाइड स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, चलो अब देखो, कैसे समझाओ, जैसे कि जो चीज आपको बाहर से मिल रही हो, ठीक है, कंपनी से नहीं, मतलब बाहर से, कंपनी से नहीं, तो जैसे कि अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, कोई वर्कर है, वो डिपेंडेंट है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, मतलब उसको ग्राफ्टिंग का, अगर कोई आप कोई वर्कर है जो कि ग्राफ्टिंग का काम करता है, उसको उसके ऊपर उसके डिपेंडेंट को भी ट्रेनिंग देना। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग में हाईलाइट कर देती हूँ, हाईलाइट से समझाती हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ डिपेंडेंट, ठीक है, जैसे कि हॉलीडे होम, अब ये तो एकदम मतलब वॉलंटरी हो गया, कि जैसे कि कोई मेडिकल फैसिलिटीज, फैमिली प्लानिंग ऑन द चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, कोई प्रोग्राम वुमेन यूथ चिल्ड्रन के लिए, कोई स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटी, मैं एकदम जो आपको आउटसाइड एस्टेब्लिशमेंट समझ में आए, मैं वही हाईलाइट करके दे रही हूँ। ठीक है, हम हाउसिंग, कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी, ठीक है। अब आप वोकेशनल ट्रेनिंग टू द वर्कर इंट्रा,
वोकेशनल ट्रेनिंग टू और फॉर द डिपेंडेंट ऑफ द वर्कर आउटसाइड, ठीक है ना। जैसे हाँ, एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन, प्रोविजन फॉर टू और फॉर द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दी वर्क प्लेस, हाँ ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो बनाना, हाँ ठीक है। तो ये सब कैसे हो जाता है, ये बाहर का है, ठीक है। सिंपली अगर कभी भी याद रखना है तो यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस हाउस ट्रांसपोर्ट, वोकेशनल, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम, ओके। हाँ, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन, सॉरी सॉरी, एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन जो है वो आउटसाइड होता है ना। इंट्रामुलर मतलब कि जो अंदर से, मतलब कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो प्राइवेट में भी जा रहे हो तो आपको कभी भी वॉशरूम मिलना ही है, ठीक है। वो क्या हो गया, इंट्रामुलर, कि ये एक्टिविटीज जो है सैनिटरी है, ये होना ही चाहिए, कोई इंसान को बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। तो लेटरिंग एंड यूरिनल्स, वॉशिंग, क्रेंचेस, फर्स्ट एड बॉक्स एंड एम्बुलेंस, कभी कभी लगता है कि ये आउटसाइड है लेकिन ये इनसाइड है, ठीक है, ये होना ही चाहिए। गॉगल, शीट, हेलमेट्स, ये सब भी होना चाहिए। पेड लीव्स, हॉलीडे, स्टैट्यूटरी आता है। अरेंजमेंट्स ऑफ रेस्ट रूम, अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कौन है, ये सब आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट का, जो सेक्शन नंबर है 42, 42 से लेके 50 तक, ठीक है। उसका भी मेरे पास बहुत अच्छा शॉर्टकट है, वो मैं जब मैं पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी। तो ये सब कुछ आता है उसमें, इंट्रामोलर, ठीक है। ये सब होना चाहिए। ये हो गया हमारे लिए सैचुटरी, हम्म, ये हो गया हमारे लिए सैचुटरी और ये हो गया नॉन सैचुटरी। तो आई होप आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या ये क्वेश्चन बनता है, क्या ये पीवाईक्यू है? यस, ये पीवाईक्यू है। वेयर द पेन अगेन, कहाँ चला गया ये, हाँ, पीवाईक्यू, बहुत बड़ा पीवाईक्यू, ठीक है। चलो ना आगे बढ़ते हैं। Based on the 1963 ILO Committee export report, largely adopted by the recommendations of the 1959 study team, welfare activities were classified into two categories. अब तीन डॉक्टर, तीन तीन जगह से आता है। एक आता है स्टैट्यूटरी वाला, नहीं एक मिनट रुको, ये ऐसे नहीं समझाती मैं, बाय लॉ समझाती हूँ, ठीक है। देखो, एक है ये आईएलओ, एक है ये गवर्नमेंट, या तो फिर इसको लॉ ले लो, ठीक है। और एक आता है कोई मुझे डॉक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द डॉक्टर स्पेलिंग ऑल्सो, वो जिस डॉक्टर का नाम बोल रही हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ कहीं टाइप कर दूंगी, ठीक है, वो डॉक्टर का नाम, ठीक है। तो एक डॉक्टर थे, शायद से डॉक्टर ब्रिजिटन, शायद, नहीं ब्रिजिटन नहीं, डॉक्टर एक है डॉक्टर, ठीक है, मैं उनका नाम, बी से है उनका नाम, मैं यहाँ कहीं टाइप कर दूंगी जब मैं अपलोड करूंगी उस वक्त, ठीक है। तो डॉक्टर जो थे, उनके तरफ से भी, हर किसी की तरफ से एक एक अपना अपना एक्स्ट्रा मोलर एंड इंट्रामोलर आया था, ठीक है। उसको वो लोग कभी भी सैचुटरी या फिर प्रेजेंट प्रीमाइसेस इस तरह से नाम देके, इनसाइड द प्रीमाइसेस, आउटसाइड द प्रीमाइसेस, ऐसे ऐसे बोलकर उन्होंने अपना अपना खुद का लाया था। लेकिन सबका जो इंट्रामोलर है, सबका जो अंदर से ऑफिस से मिलना चाहिए, जो हमें काम में फैक्ट्री से मिलना चाहिए, वो सबका ही सेम है, बस अपने अपने तरीके से उन्होंने लाया है, ठीक है। इसीलिए कंफ्यूज मत होना। जब कभी भी आपको याद रखना है, जब कभी भी कोई बोले कि पेड लीव्स, तो हमेशा याद रखना कि जो ऑफिस से हमें मिलती हो, ठीक है। अगर कोई कहे कि वोकेशनल ट्रेनिंग टू द डिपेंडेंट, मतलब कि जो बाहर के प्रीमाइसेस से हमें मिल रही हो, ठीक है। सबको अपने अपने वर्ड्स में याद रखने का, क्योंकि अगर नहीं याद रखा तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सेम चीज है, सेम। अब ये बस आयोल ने लाया, किसने लाया, आयोलो की कमेटी जो है उन्होंने लाया। उन्होंने क्या लाया, वही लाया, लैट्रिन, फ्यूनरल्स, वॉशिंग, क्रेंचेस, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग, हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन, सेम सेम जो अभी हमने पढ़ा, बस सेम, डिट्टो, ठीक है। और जो डॉक्टर बी जो मैं बोल रही हूँ, वो भी सेम टू सेम, सेम टू सेम, बस ये है कि उन्होंने अपने अपने तरीके से लिया है, ठीक है, सेम। ना वेलफेयर एक्टिविटी आउटसाइड द प्रिसन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, एक्स्ट्रामुलर, ठीक है। वही हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी मेजर, ट्रांसपोर्टेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेम डिट्टो,
और जो तीनों भी है हमारे लॉ, हमारे स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी से जो भी आया होगा, सेम डिट्टो। हम्म ऐसे ही। बस तो याद रखना कि जब आईएलओ की बात करें तब ये याद कर लेना, जब आईएलओ की बात करें कि आईएलओ ने 1963 में लाया था, तो वो क्या लाया था उस रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये वो था प्रेजेंट के अंदर और प्रेजेंट के बाहर। ठीक है। और जब कोई बोले कि नॉन सेचुटरी और सेचुटरी के हिसाब से कौन सा आया था, तो यही आया था, और जो डॉक्टर पी का था वो भी सेम तो यही था। ठीक है। तो ऐसे याद रखना। चलो फाइनली हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइनली आई वाज वेटिंग फॉर दिस कि अब हम क्वेश्चंस पे बात करें करके, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलो, लेबर वेलफेयर इज अ रिलेटिव एंड कॉन्सेप्ट एज इट इज रिलेटेड टू द टाइम एंड स्पेस, because welfare is growing and dynamic. The welfare potential changes as a result of which its content keeps on varying as has to keep pace with the changing time. Okay, यहाँ पे टाइम 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 स्पेस 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 बहुत सारी बातें हो गई है, तो हमें पता चल गया कि आंसर शुड बी फुल्ली एक्सप्लेन। देखो, कभी भी अगर आपको कोई असर्शन और रीजन आपको कभी भी करना पड़ता है, आप बिकॉज लगा दो, इसके बाद आप दैट इज वाई, फिर से असर्शन पढ़ो। ठीक है। Labor welfare is a relative concept as it is related to the time and space, because the welfare is growing and dynamic. The welfare potential changes as result of the which. अब ये एक ही क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिलेटिव टाइम्स और स्पेस पे आया है, या तो होलिस्टिक या तो सोशल वेलफेयर पे आया है। मुझे एक दो मिले हैं तो मैंने अटैच कर दिया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। पुराने पेपर्स आप पढ़ो तो आपको ये क्वेश्चंस कहीं ना तो कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट और सोशल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। सो ध्यान से आप अपने क्वेश्चंस को हमेशा करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द लेबर वेलफेयर। देखो, लेबर वेलफेयर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर। यस, ट्रू। लेबर वेलफेयर वर्क नॉट ओनली कवर्स work life of the worker, but also extend beyond the life and family and community. Yes, true. Labor welfare is not concerned with the desirable condition of existence of biological socially determined. ये तो गलत बात है ना, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना। हम कैसे कर सकते हैं ऐसे कि हम सोशली डिटरमाइन नहीं करेंगे, एक्जिस्टेंस बायोलॉजिकल नहीं, डिजायरेबल कंडीशंस उनकी पूरी नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेबर वेलफेयर इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव टाइम एंड स्पेस। ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। चलो, आई होप आप क्वेश्चन को पॉज कर रहे हो और आप आंसर खुद से दे रहे हो। ठीक है। चलो, ओके। सो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। सो आई होप कि आप क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से आप आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए थोड़ा सा वेट कर लो और आपको आ जाएगा पक्के से। ठीक है। चलो, मैं कैसे करती हूँ इसको, कि इन्होंने क्या बोला है कि कौन सा इनसाइड विद इन है और कौन सा आउटसाइड है। अगर शिफ्ट अलाउंस की बात करें तो वो हमेशा विद इन होना चाहिए। तो मेरे को पता है कि शिफ्ट जो है वो हमारे ऑफिस से हमें मिलती है, तो हमें विद इन मिल गया ए। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट विद इन अ प्लांट फॉर अ वेलफेयर, अगर विद इन यहाँ पे पहले ही बोल दिया है तो ऑब्वियसली बात है ना कि ये विद इन द प्रेजेंट ही होगा। तो ए का, बी का अगर मैं फोर्थ भी कर दूं, बी का अगर मैं फोर्थ दूं तो मुझे आंसर फिर भी मिल जाता है। ठीक है। चलो, अगर मैं फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव और नहीं करती, तो प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन। तो ये देखो, ये जो चीज है, ये प्रोग्राम जो है वो फिर भी मैं अभी नहीं बता सकती कि ये आउटसाइड होगा कि इनसाइड होगा। चलो ठीक है, नहीं बता पाऊंगी। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिपेंडेंट ऑफ द वर्कर, अब मुझे ये, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि डिपेंडेंट ऑफ द वर्कर अगर कहीं मिल जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग कहीं मिल जाए, तो वो हमेशा आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो अगर मैं डी का भी थ्री ढूंढूं, अगर मैं डी का थ्री ढूंढती हूँ तब भी मुझे आंसर मिलता है। ठीक है। देखो, ठीक है। तो प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव विद इन द प्लांट पहले ही वो बता दे रहा है आपको, विद इन द प्लांट बता दे रहा है, तो आपको आंसर ज्यादा वहां से यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आंसर आपकी आंखों के सामने ही रहेगा, बस थोड़ा सा लगाने की जरूरत है, दैट इज दिमाग, और जो आपके पास है। बहुत अच्छा है। ठीक है। चलो, आई होप ये समझ में आया होगा। ओके। मैंने कहा था, आता ही है, डेफिनेशंस आते ही हैं, क्वेश्चंस आते ही हैं। तो प्लीज, ये है आईएलओ का, वो, सॉरी आईएलओ बोल रही हूँ, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी जो है उनका डेफिनेशन। ठीक है। मैंने पढ़ाया है, आप जाके पक्का देखना।
ठीक है। अब नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू कि अगर हम लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी को ही हम रेगे कमिटी कहते हैं, ठीक है, कमिटी कहते हैं, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्यों रेगे कमिटी दी है और यहाँ पे लेबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी क्यों दी है? दैट इज माय क्वेश्चन टू एवरीवन, इवन इफ एनी लेक्चरर एनी टीचर इज वाचिंग दिस, प्लीज टेल मी। ओके, मुझे क्यों कंफ्यूज किया, मतलब मेरे को क्यों तोड़ा इसमें? आई एम लिटरली कंफ्यूज कि अगर रेगे कमिटी ही यही है, इसका शॉर्ट फॉर्म में यही है, ठीक है। अब मेरी समझदारी में सुन लो तुम, ठीक है। कोई टीचर अगर ये सुन रहा है, कोई भी सुन रहा है ये, ठीक है। अगर रेगे कमेटी एज एन शॉर्ट नेम है, जैसे कि हमारा घर का नाम होता है, ठीक है, तो शायद ये शॉर्ट नेम होने की वजह से शायद ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका इसका आंसर तो मैंने हर जगह यही देखा है, 3 जगह मैंने ढूंढा, तो मुझे यही मिला, लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और रेगे कमेटी नहीं मिला, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स के तरफ से जो आया है, ऑफिशियल, ऑफिशियल, इसीलिए शायद ये आंसर सही है, ठीक है। और अगर किसी टीचर ने ये देखा है और उनको लगता है कि मैं सही हूँ, तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मैंने दिमाग लगाया है थोड़ा सा अपना। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये देख रहा है और उसको इतना समझ में आता है जैसे मेरे को समझ में आ गया है, तो वेरी गुड, प्लीज कमेंट एंड प्लीज लेट मी नो कि दैट आई एम राइट, ठीक है। क्योंकि मुझे तोड़ा गया है इस एग्जाम के टाइम पे, मेरे को बहुत बुरा लगा था कि ये क्या है, इन दोनों को तो एक ही जैसा ही कहता है, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर वेलफेयर सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, सेम है, सेम क्वेश्चन है, देखो 4 बार 5 बार तो आ ही गया, ये लो पढ़ लेना, जो मैंने पीपीटी में दिया है प्लीज उसको नोट कर लेना, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अंडर द वेलफेयर, मतलब कि जो आउटसाइड एमिटीज आउटसाइड द प्रेजेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो आउटसाइड कौन सा है, सोशल है, इंश्योरेंस है, सॉरी इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस एंड रिक्रिएशन, ये तीनों हमारे आते हैं इसमें, हमारे आउटसाइड द प्रेजेंट, और इसमें क्या बोल रहा है, नॉट द वेलफेयर, जो आउटसाइड द प्रेजेंट में आता है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है फटीक, ये है हमारा आंसर। ऐसा क्यों किया मैंने, अरे यार, ठीक है, चलो आगे बढ़े। थैंक यू एंड कीप लर्निंग अभी नहीं है, रुको, एक और क्वेश्चन बचा है, मुझे पता था कि ये कुछ होगा मेरे साथ अभी, देखो बाद में करते हैं, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। इंट्रामोलर एंड एक्स्ट्रामोलर वेलफेयर फैसिलिटीज इन ऑर्गेनाइजेशंस आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, यस इट इज ट्रू। अगर एक बेनिफिट होता है तो दूसरे को भी, मतलब दूसरा जो एक्स्ट्रामोलर है वहां से भी किसी एक को बेनिफिट हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस नीड्स टू बी एंश्योर्ड इन इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट आउटपुट फ्रॉम एन एम्प्लॉय। अगर हम अच्छे से उनको वेलफेयर देंगे, अच्छे से उनकी जो वेलफेयर फैसिलिटीज है वो हम उन्हें देंगे, तो ऑब्वियसली बात है ना कि उनकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, और उनका आउटपुट जो होगा प्रोडक्टिविटी पे वो बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन सी। ओके, सो ना दिस इज माई लास्ट, मैं ज्यादा किच किच कर मुझे पसंद नहीं आता करना, लेकिन आई रियली रियली वॉन्ट यू टू लाइक द लेक्चर, शेयर द लेक्चर और कमेंट ऑन द लेक्चर, एटलीस्ट डू समथिंग दैट लेट मी नो कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, कि पढ़ा भी रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ करके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, एंड इसी के साथ में प्लीज लाइक द लेक्चर, ओके। एंड साथ ही साथ अभी मैं, मेरे साथ बने रहना, लेबर वेलफेयर हम कंप्लीट जरूर करेंगे, मैं नेक्स्ट इसमें थ्योरीज प्रिंसिपल्स लेक्चर्स लेकर आऊंगी, ठीक है, उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैं ये वीडियो फिर से देखूंगी कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, ठीक है। So let's meet once again, and मुझे याद रखना, my name is Prashabdi, and be with me for the UGC NET or any kind of exams that you're giving. Okay, have a very nice day and all the best. Bye.